सहारनपुर के अंदर जुमे की नमाज के बाद जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, विपक्ष के नेताओं को लगता है कि निर्दोषों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो वहीं अब वकील भी सामने आए हैं और वकील भी कह रहे हैं कि जो लोग निर्दोष हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी, हम उनका केस लड़ेंगे। बाबर वसीम जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक एडवोकेट हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे केस को? जो निर्दोष हैं लगातार कहा जा रहा है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो आपको लगता है कि पुलिस निर्दोषों पर कार्रवाई कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल निर्दोषों पर कार्रवाई हो रही है। हमारा भी मोटो सिर्फ यही है कि भले ही जो लोग दोषी हैं, जो लोग अमन चैन ख़राब करते हैं, उनको तो हम खुद सज़ा दिलवाएंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी में बहुत कुछ आप भी समझ लीजिए कि 90% ऐसे लोग हैं जिनका कोई दोष नहीं है, जो अपने घरों पर मौजूद थे, उनको उठा लिया है और किसी विद्वेष के कारण उनको बंद कर दिया है। सरकार के लोग कह रहे हैं कि जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज हैं जिन दुकानों के सामने, या फिर जो कैमरे से बनाए गए वीडियोस हैं, मोबाइल से बनाए गए वीडियो हैं, उन्हीं के द्वारा लोगों को चिन्हित किया गया है। बाकायदा फ़ोटो स्केच भी जारी की जा रही है, उसी आधार पर कार्रवाई हो रही है। बदले की भावना से तो कार्रवाई होने के बाद से पुलिस साफ इनकार कर रही है। बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक है कि वीडियो से हो रही है, लेकिन क्या उस वीडियो में एक भी एक्शन ऐसा है कि किसी के हाथ में डंडा है? एक भी एक्शन ऐसा है कि किसी के हाथ में तमंचा है या कोई पत्थर मार रहा है? हुआ ये है कि जुमे की नमाज के बाद कुछ अनप्लैन्ड लोग, कोई प्लानिंग उनकी पहले से नहीं थी, अनप्लैन्ड लड़के थे, वो भी यंगस्टर्स थे। वो यंगस्टर्स निकले, उनका क्योंकि दरअसल इसमें समझना होगा, बैक साइड में जाना होगा। इससे पहले एनआरसी का हुआ, वो बड़ा पीसफुल एजिटेशन हुआ, उसमें कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मुकदमा नहीं हुआ। उसके बाद फिर एक और ऐसे ही एनआरसी के बाद ही किसी चीज़ का एजिटेशन हुआ था, वो भी जुमा की नमाज से निकला और कुछ नहीं हुआ। फिर थर्ड में इसके बाद एक और हुआ जिसमें मस्जिद सड़कों पर नमाज़ पढ़ने के लिए मना कर दिया गया, तो उसमें भी कुछ हुआ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और मस्जिद की कमेटी ने या जो इंतज़ामिया लोग थे उन्होंने हैंडल किया, तो कोई मुकदमा नहीं हुआ। तो इस बार भी हो सकता है कि उन्होंने यही इन्फ्रेंस ड्रॉ किया कि ये समाज उतना ही सीधा है कि हम पीसफुल एजिटेशन करेंगे और हमें कर लेने दिया जाएगा। हालांकि संविधान तो ये कहता है कि अगर आप पीसफुल एजिटेशन करते हैं तो आप अपना कोई भी डिसेंट, अगर आप डिसेंट करते हैं, आप किसी बात से मुत्तफिक नहीं है, तो आप अपना एजिटेशन दर्ज कीजिए। तो यही करके यंगस्टर्स निकले कुछ और करने निकले, घंटा घर तक गए। पूरी जितनी भी आपने सवाल किया है कि जितने भी वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ में एक भी लड़के के हाथ में डंडा नहीं है, पत्थर नहीं है। जब पुलिस ये घंटाघर पर पहुँचे और भगत सिंह के सर्कल पर चढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस ने इन्हें ज़बरदस्ती पहले तो हटाया, इस बात की वीडियो है। फिर लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज करने के बाद भगदड़ मची है। अब भगदड़ किस मॉब जो है किसका रूप ले जाती है वो अलग बात है। प्री प्लान कुछ नहीं था। अच्छा, अब ये बताइए, से नमाज़ हुई, नमाज के बाद लोग सड़कों पर निकले, उसके बाद प्रशासन के सामने खड़े होकर नारेबाजी की जाती है। भीड़ एक ऐसा रूप दिखाने की कोशिश करती है जिसमें सरकार और प्रशासन के लोग मान रहे हैं कि हमको चुनौती दी गई। उसके बाद आप चाहे नेहरू मार्केट की बात कर लीजिए, चाहे पुराने बाज़ार की बात कर लीजिए, ज़बरदस्ती लोगों की दुकानों को बंद कराया गया। कुछ जगह तो ये भी बताया गया कि दुकानों में लूटपाट भी की गई। तो क्या वो गलती नहीं है कि जुमे की नमाज़ के बाद इस तरीके की हरकत करना, ये गलती नहीं है? आप इसे सही मानते हैं? नहीं, देखिए, वो जुमे की नमाज से उसको हम ताल्लुक़ नहीं रख सकते। वो तो किसी भी वक्त की जाए, हर वक्त गलती है। वो जुमे की नमाज हो या मंगल का दिन हो या संडे का दिन हो, तो ये अगर एक्टिविटी हुई है तो ये गलत होती है। लेकिन मेरी नॉलेज में कोई ऐसा वीडियो नहीं आया जिसमें उन्होंने किसी को प्रोवोक किया हो। बल्कि वीडियोस देख करके, क्योंकि एफआईआर पढ़ने के बाद एफआईआर में ये कहा गया कि वो मस्जिद से प्लान्ड निकले, उनके हाथों में डंडे थे। मस्जिद के गेट पर सीसीटीवी कैमरेज इंस्टॉल्ड हैं, उनको निकलवा के देख लीजिए। अगर एक भी निकला हो तो वो दोषी है। वकील साहब, हर दिन जुमे के बाद नमाज होती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा जाता कि इतनी भीड़ सहारनपुर के अंदर जाए, बाज़ारों को बंद कराए, दुकानदारों को धमकी दे कि बंद कीजिए दुकान, और कुछ जगह तो लूटपाट की भी बात हुई है। तो क्या आप ये सही मानते हैं कि आप आएंगे, एक मॉब की तरह आएंगे और प्रशासन को चुनौती देंगे? नारेबाजी देवबंद के अंदर देखिए क्या हालात हुए। जी बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि इसकी न्यूज़ पहले से थी, लोगों को अंदेशा था कि बंद होगा, तो बंद किसी भीड़ ने नहीं कराया। वहाँ पहले से वो एरिया बंद था। घंटाघर का एरिया कुछ बंद नहीं था। घंटाघर तक जब भीड़ पहुँची तो होता दरअसल ये है कि यहाँ के लोग अमन पसंद लोग हैं, कोई भी झगड़ालू नहीं है। तो जब वो किसी मॉब को आते हुए देखते हैं तो वो खुद
बंद करते हैं, तो उसी अफरा तफरी में एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि ये बंद कराया जा रहा है। लेकिन ऐसी कोई एविडेंस मेरे सामने अभी तक नहीं आई है जिसमें कोई किसी को फोर्सफुली बंद करा रहा हो दुकान। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि नादान हैं, बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो गई, उन्हें माफ़ कर दीजिए। कोई कह रहा है कि गाजर चोर हैं, फांसी की सज़ा थोड़ी दोगे, गाजर चोर को तो जूते की सज़ा मिलती है। तो इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स का नहीं हूँ, तो मैं तो लीगल बात कर सकता हूँ। ये उनके अपने बयान हैं जिसके लिए वो खुद ये जिम्मेदार। तो बता सकते हैं कि क्या वो नादान हैं, वो बच्चे हैं, वो नासमझ हैं, ये तो बता सकते हैं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। क्या आप ये कह दें कि अगर मैं इस कानून के बारे में नहीं जानता हूँ, यदि उन्होंने गलती की है तो ये कह के नहीं बच सकते कि मैं नहीं जानता था कि ये गलती है या ये करना अपराध है। तो अपराध, लेकिन हाँ, ये बात इतनी है कि अगर मैं छोटा अपराध करूँगा तो मुझे उसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मैंने विदाउट परमिशन जुलूस निकाला है उन लोगों ने, तो उनको सज़ा, उनके खिलाफ मुकदमा उसी धारा में होना चाहिए था। यदि उन्होंने नारेबाजी लगाई है तो नारेबाजी का होना चाहिए था, लेकिन तमंचे लगा दिए, पुलिस पर जानलेवा हमला बता दिया, लूटपाट बता दी। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं क्योंकि जगह पे मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने ऐसी कोई वीडियो अभी तक नहीं देखी। एनएसए, गैंगस्टर, बुलडोज़र, आप इसका विरोध करते हैं, ये नहीं होना चाहिए? यदि अगर वो उस वीडियो में राष्ट्र के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आए, राष्ट्र के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य करते हैं, तो ज़रूर उन पर एनएसए लगनी चाहिए। अदरवाइज़ ऐसे कोई एविडेंस सामने नहीं आ रही है। चलिए, दो मेरे अंतिम सवाल हैं। एक सवाल ये है कि सहारनपुर को अगर छोड़ दें तो प्रयागराज के अंदर किस तरीके से पत्थरबाजी भी होती है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, सरकारी गाड़ियां भी फूंक दी जाती हैं। तो क्या आप इस फेवर में है कि चलिए सहारनपुर में जितनी सज़ा हो, जितना काम किया उतनी सज़ा मिल जाए, लेकिन बाहर तो कुछ ज़्यादा हुआ है ना काम, तो वहाँ तो गैंगस्टर और एनएसए बनती है, बुलडोज़र भी चलना चाहिए? देखिए, एनएसए और गैंगस्टर अलग है। गैंगस्टर की डेफिनेशन और है। बात यह है कि लॉ को हम अपनी मर्ज़ी से ढाल नहीं सकते। गैंगस्टर हमेशा लगाई जाती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई लाभ अर्जित करने के लिए समाज में अपना भय लगाते हैं। तो अगर एक मॉब होती है, एजिटेशन करने के लिए आती है, वो उग्र हो जाती है। उग्र होने के बाद उन्होंने वाहन फूंक दिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो इसी बात का मुकदमा होना चाहिए। उसमें गैंग की डेफिनेशन में ये नहीं आता है। और एनएसए में भी यदि एनएसए तब लगाई जाती है जिस व्यक्ति से राष्ट्र को खतरा हो। तो क्या अपना विरोध दर्ज करना राष्ट्र को खतरा है? क्या डेमोक्रेसी में हम ये कहेंगे कि हम गवर्नमेंट के विरुद्ध अपनी बात नहीं कह सकते? क्या सेंटिमेंट्स अगर किसी के हर्ट हुए हैं, अभी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं रतन लाल, उनको 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया और नुपुर शर्मा को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तो जब ऐसा व्यवहार किसी एक जनता के साथ होगा तो क्या वो अपना विरोध भी दर्ज ना करे? तो सहारनपुर में जो बच्चों ने किया है, जैसा कि नादान बच्चे बता रहे हैं, तो उन बच्चों को लेकर आप क्या समझते हैं, कितनी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, कौन सी धाराओं में होनी चाहिए? विदाउट परमिशन उन्होंने जुलूस निकाला है, इसकी कार्रवाई, इसका मुकदमा होना चाहिए उनके खिलाफ। अगर उन्होंने पथराव किया है तो पथराव की होनी चाहिए। लूटपाट की कोई एविडेंस, कोई रिपोर्ट नहीं आई है, कोई रिपोर्ट, कोई एफआईआर नहीं है कि किसी का कितना लूट लिया। लूट का मतलब प्रॉपर्टी से है, तो पहले तो स्टोलन प्रॉपर्टी या लूट की प्रॉपर्टी बताई जाए और ये बताई जाए किसके साथ लूट हुई है। जनरली नहीं आप कह सकते कि इन्होंने लूट की है और आदमी ये कहने वाला मौजूद नहीं है किसके साथ की है। तो अगर कोई आता है तो बिल्कुल उनको सज़ा दी जानी चाहिए, लेकिन अगर नहीं आता है तो ये हटा भी देना चाहिए। तो आपकी नॉलेज में कितने वो बच्चे हैं जिन पर मुकदमा किया गया है, कितनों की संपत्ति के बारे में बात चल रही है, बुलडोज़र की बातें चल रही हैं, आपकी नॉलेज में कितने लोग आए हैं, कितने का केस आप लड़ रहे हैं? देखिए, मैं अभी तक जो है 86 अरेस्ट हैं सहारनपुर से, जिसमें से 72 के करीब मैं केस लड़ रहा हूँ। 2 के घर डिमोलिश हुए हैं, पार्ट ऑफ हाउसेस, पूरा नहीं हुआ है, पार्ट ऑफ हाउसेस हुए हैं, और जिस एक्ट के थ्रू किए हैं उस एक्ट की परमिशन नहीं ली गई है, तो वो भी एंटाइटल है डैमेजेस के लिए अपना। वो अलग बात है कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, उसके लिए कोर्ट में जाके और वहाँ से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। एक प्रोसीजर होता है बुलडोज़र चलाने के लिए कि आप यदि कोई इलीगल बना है तो भी उसको नोटिस दिया जाता है 15 डेज़ का। ये बैक डेट में नोटिस दे रहे हैं, उस नोटिस पर रिसीविंग नहीं है और आकर तोड़ देते हैं। और सवाल ये है कि देखिए, ये जो एक्ट बना है ये 80s में बना है, 79 में सहारनपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। उससे पहले ये नगर पालिका से नक्शे पास हुआ करते थे। तो
जो मकान 80 से पहले बने हैं, 79 से पहले बने हैं, उनको डिमोलिश करने का अधिकार सिर्फ नगर पालिका को है। और वो भी अगर कंस्ट्रक्शन नया है तो कर सकती है, पुराना कंस्ट्रक्शन आज की डेट में नहीं कर पाती है। तो 79 में उसकी पावर सीज कर गई। और सहारनपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी 80s में आया है, 79-80 में आया है, तो उसको पावर उसी दिन से मिली है, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी कि पिछले पर लागू नहीं होता है। तो सहारनपुर अथॉरिटी जो नगर निगम के टाइम में बना है, नगर निगम, और अब नगर पालिका भी सीज कर गई, अब नगर निगम कुछ ही दिनों से आया है। तो जो ये दोनों, सहारनपुर अथॉरिटी का उस पर कोई अथॉरिटी नहीं बनती है, नगर पालिका क्योंकि वजूद में नहीं रहा तो वो लॉ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। और नगर निगम में जो भी कंस्ट्रक्शन अब बनेगा वो उसको तो डिमोलिश कर सकता है, पिछले ख़त्म हुए एक्ट्स पर वो काम नहीं कर सकता है। कर सकता है, सिर्फ उसका एक तरीका है कि वो उसके लिए कोर्ट में जाए, कोर्ट से ऑर्डर लाए, तो अब आप खुद जो कोर्ट बनने की कोशिश ना करें। तो अब आप जो एक केस लड़ेंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे या कैसे फ्री हो? ऑफ कॉस्ट नहीं मैं लड़ रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लड़ रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं बिना किसी भेदभाव के दोनों संप्रदाय, क्योंकि झगड़ा सिर्फ ऐसा झगड़ा है भी नहीं, झगड़ा तो है ही नहीं। हमें, आप भी सहारनपुर में रहते हैं, मैं भी सहारनपुर में रहता हूँ, हमें ऐसा माहौल देखने के लिए नहीं मिला कि झगड़ा है। लेकिन 12 लड़के अदर सेक्ट से भी गए हैं, अदर रिलीजन के भी गए हैं, मैं उनके लिए भी मेरा खुला इन्विटेशन है कि यदि वो निर्दोष हैं तो मैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, क्योंकि एडवोकेट्स एक्ट हमें अलाउ नहीं करता है, वो कहता है एक रीज़नेबल फ़ीस होनी चाहिए। तो वो रीज़नेबल फ़ीस 1 रुपया फ़ीस मैंने इसलिए रखी है, उन लोगों के लिए रखी है जो निर्दोष हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं उनके लिए खड़ा हूँ, निर्दोष व्यक्तियों के लिए खड़ा हूँ। अंतिम सवाल, सरकार धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है? सरकार तो कर रही है, सरकार, योगी जी कर रहे हैं? योगी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं कि एक ही गलती पर किसी को कम सज़ा दे रहे हैं, किसी को ज़्यादा सज़ा दे रहे हैं, अपने चहेतों को कम सज़ा दे रहे हैं और उसी गलती पर दूसरों को ज़्यादा सज़ा दे रहे हैं। हालांकि राजधर्म ये नहीं कहता, राजधर्म सबके लिए बराबर होता है। चलिए, धन्यवाद वकील साहब हमसे बात करने के लिए। तो वकील साहब का मानना है कि वे फ़ीस तो लेंगे, लेकिन जो एक मामूली सी फ़ीस होती है और वो सब के लिए केस लड़ेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। फ़िलहाल इतना ही।